नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। आज हम सभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी कुछ अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। बसपा भी अपनी आहें भर भर के समय समय पर उद्गार प्रस्तुत करती रहती है, क्योंकि अब वो टूट चुकी है पूरी तरीके से, उसका जनाधार भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और यह कोई अतिशोक्ति नहीं है, जो भी बीजेपी का समर्थन करता है वह स्वयं को बीजेपी में विलीन कर देता है, उसका जनाधार बीजेपी में विलीन हो जाता है, जिस प्रकार बसपा का जनाधार बीजेपी में विलीन हो चुका है। तो वह सिर्फ आहें भर सकता है और समय समय पर उद्गार करके विधायकों और सांसदों को टिकट देने के माध्यम से कुछ धन उगाही कर सकता है। इसके अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसीलिए बसपा का तो कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी हुंकार भर रही है। कांग्रेस पार्टी हुंकार इसलिए भी भर रही है क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में जन्म ले चुका है, वह उसे भुनाने के लिए हुंकार भर रही है। लेकिन मुख्य रूप से विपक्षी समाजवादी पार्टी ही है। उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी एक तरफ हैं, योगी आदित्यनाथ जी, नितिन गडकरी जी, फडणवीस जी एक गुट में हैं। ये सभी कयास लगाए जाते रहते हैं। समय समय पर विभिन्न बयानों के माध्यम से लोग बयानबाजी करते रहते हैं कि अब लड़ गए, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र हटा देगा, केंद्र को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हटा देंगे। यह सभी लोगों का भ्रम मात्र है। यह भ्रम क्रिएट किया जाता है, इस भ्रम को जन्म दिया जाता है, क्योंकि जब तक भ्रम जन्म नहीं लेगा तब तक नरेंद्र मोदी जी से नाराज हुए लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट को वोट नहीं देंगे और आदित्यनाथ बिष्ट से नाराज हुए लोग प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं देंगे। और चुनाव में सब मिलजुल कर एक साथ ही प्रचार करते हैं। कुछ लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे, कुछ लोग आदित्यनाथ बिष्ट के नाम पर वोट दे देंगे, कुछ लोग हिंदू के नाम पर वोट दे देंगे। ऐसे करके बीजेपी अपना कार्य पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने से पीछे नहीं हटती है। मीडिया तो भ्रम फैलाने के लिए पूरा ठेका ही लेकर बैठी हुई है। यह भ्रम फैलाया जाता है, इस भ्रम में नहीं पड़ना है। राजनीतिक परिदृश्य यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में एक हो जाती है। अगर मतभेद होते भी हैं तो उसके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा स्वयंसेवी संगठन है, उसका एक बहुत बड़ा नेतृत्व है जो समन्वय स्थापित करता है। वह मतभेद में साथ रहकर काम करने की प्रवृत्ति को समन्वय के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे समन्वय बन जाता है और चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन विपक्ष में ऐसा नहीं है। विपक्ष में समन्वय स्थापित करने वाला कोई नहीं है। विपक्ष आपस में अंतर्द्वंदों को लेकर लड़ जाएगा तो चुपके चोरी एक दूसरे का वोट बैंक खा जाएगा। बसपा सपा मिलेगी तो बसपा सपा का वोट बैंक ले लेगी, लेकिन अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करेगी। सपा कांग्रेस मिलेंगे तो वहां पर सीटों को लेकर दरार हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब मुझे विस्तार करना है, अब मेरा समय आने वाला है, तो वो सोचता है कि अधिक से अधिक सीटें ले लें। सपा सोचती है कि अगर मुझे अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है। और जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा भाई, सीटों को टिकट देनी है, टिकट का फायदा तो मिलता ही है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी राजनीतिक दलों को ज्ञात है, उस पर अत्यधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह का एक ही नियम कानून है, हर पार्टी में एक ही तरह से टिकट का बंटवारा किया जाता है। विपक्ष को आज यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक रूप मानकर चलें। संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, बजरंग दल, सभी सांघिक संगठन एक ही हैं। इन सभी का नेतृत्व एक ही है। यह सभी एक ही नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। मतभेद होते हैं लेकिन समन्वय स्थापित करने वाले भी हैं। इसीलिए आपको इन सभी से लड़ना है। मतभेद का भ्रम पालकर गलती कर बैठेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष को यह भी समझने की आवश्यकता है कि
भारतीय जनता पार्टी के साथ मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा है, क्योंकि सभी मीडिया संस्थान के मालिक भारतीय जनता पार्टी से सीधा संबंध रखते हैं, और जो नहीं संबंध रखते थे उन्हें जबरदस्ती संबंध वाला बना दिया गया, उनके शेयर खरीद लिए गए। अडानी ने तो एनडीटीवी खरीद लिया। उद्योगपति पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। उसके साथ ही उन्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाला है। तो विपक्ष की नीतियां क्या होनी चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो सत्य है कि समाजवादी पार्टी ही विपक्षी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी को सर्वप्रथम यह समझने की आवश्यकता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा से लड़ना है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी। महंत ज्ञानदास के नेतृत्व में नमाज हुई थी, यह सत्य है, लेकिन महंत ज्ञानदास के कमरे में हुई थी, जो हनुमानगढ़ी के जस्ट बगल में है, और वो उस कालखंड में सत्ता के करीब थे, और सत्ता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी। अखिलेश यादव जी की तो उस समय भी नहीं चलती थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी को आधी मुख्यमंत्री बोला जाता था। ये कहा जाता था कि 2.5 लोगों की सरकार है, जिसमें एक मुलायम सिंह यादव है, दूसरे शिवपाल यादव हैं, और आधे अखिलेश जी हैं। तो अखिलेश जी अब पूरी तरीके से नेतृत्व संभाल रहे हैं, सब कुछ उनके अंतर्गत है। तो उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखें, प्रत्येक प्रोपेगेंडे का उचित जवाब देने का प्रयास करें। वो जवाब ना दें तो उनकी पार्टी प्रत्येक प्रोपेगेंडा का काट खोजे, प्रत्येक प्रोपेगेंडा को समाप्त करने का प्रयास करे, उसका जवाब दे कि महंत ज्ञानदास जिन्होंने अपने कमरे में नमाज पढ़वाई और जाकर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, वही महंत ज्ञानदास आज माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट के सबसे करीबी हैं। अगर आप इस बात का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं देंगे तो जनता के मन में यह भ्रम जन्म लेगा, और भारतीय जनता पार्टी भ्रम को जन्म देगी। वह प्रोपेगेंडा फैलाएगी चुनाव जीतने के लिए, वह बौद्धिक आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेगी, और बौद्धिक आतंकवादियों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में अपने शिखर पर है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को इन प्रोपेगेंडा से लड़ना है। दूसरा, समाजवादी पार्टी को संगठन स्तर पर लड़ना है। आज भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधानसभा में, महानगर की इकाइयों में, विधानसभा की इकाइयों में, नगर पंचायत की इकाइयां भंग हुए, और भंग होने के बाद उनका पुनर्गठन नहीं हुआ है। तो संगठन में पहले पुनर्गठन का कार्य पूर्ण करना चाहिए। वहां की जातीय समीकरण को देखते हुए, धार्मिक समीकरण को देखते हुए पुनर्गठन करके वहां पर अपने संगठन को पूर्ण रूप से तैयार करना आवश्यक है। संगठन तैयार रहेगा तो उचित निर्देश उचित मार्ग से उचित व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। प्रत्येक कार्यकर्ता तक मार्गदर्शन पहुंचाने का माध्यम संगठन है। वरना अगर संगठन में सूचना पहुंचाने की कमी रहेगी, सूचना बीच में फंस जाएगा, गलत सूचना का प्रवाह हो जाएगा, तो यह चुनाव के समय समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो सर्वप्रथम संगठन को मजबूती से खड़ा करें, पुनर्गठन करें, जहां इकाइयां भंग है उसका पुनर्गठन पूर्ण करने का कार्य करें। उसके पश्चात संगठन को विभिन्न मुद्दों के साथ, वह सभी मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जन आंदोलन को जन्म दे सकते हैं, जन जन पहुंचाने का कार्य करें। जन जन तक कार्यकर्ता ही पहुंचा सकते हैं, सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के बोलने से पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर हमारे द्वारा व्यक्त किए जा रहे मुद्दों को भी लेकर अगर जनता तक पहुंच जाएं तो आपका मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना संभव हो जाएगा। संगठन और मुद्दों के पश्चात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को हमने पूर्व में ही यह सुझाव दिया था कि आप टिकट का बंटवारा करने के लिए एक सर्वे कराइए, इंडिपेंडेंट सर्वे करा के देखिए कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल होगा, और उसी आधार पर टिकट दीजिए। और टिकट का बंटवारा समय से पहले कर दीजिए, घोषित भले ना करिए, लेकिन समय से पहले टिकट का बंटवारा कर लीजिए, व्यक्ति सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि आपके पास उतना मजबूत संगठन नहीं है, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे, कि आप तुरंत सूचना के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करके अपना कार्य पूर्ण करा लेंगे। इसलिए आपको पहले से तैयार रखना है, पहले से तैयारी रखनी है। लेकिन आज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप हर प्रत्याशी के विधानसभा में एक विकल्प भी रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत के दिनों में आपका मुख्य प्रत्याशी ही खरीद सकती है। जैसे बंगाल के चुनाव में अंतिम समय में प्रत्याशी ही खरीद ली, बिहार के चुनाव में प्रत्याशी ही खरीद लिए गए, बदल दिए गए, प्रत्याशी पीछे हट गए। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए
आपको अपने प्रत्याशियों का विकल्प भी रखना है कि सबसे बेस्ट ये है, उसके बाद सेकंड बेस्ट ये है, अगर यह पीछे हटा तो इसको मैदान में लाएंगे। और संगठन को तैयार रखना है कि हम चाहे जिसको भी मैदान में लाएं, आपको पूरी हिम्मत के साथ जोर लगाकर चुनाव लड़ना है, जन जन तक पहुंचना है, मुद्दों को उठाना है, जिससे आम जनता का समर्थन प्राप्त हो सके। चुनाव जीतने के पश्चात लाभ सबको प्राप्त होता है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, इसीलिए एकजुट होकर लड़ना अत्यंत आवश्यक है। उनको यह भी समझना चाहिए कि जो भी पार्टी के साथ वह गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन को समय से पूर्व पूर्ण करें। समय से पूर्व गठबंधन को पूर्ण करते हुए एकजुटता दिखाने का प्रयास करें। विधानसभा में आप अधिक सीटें ले लीजिए, सांसदी में थोड़ी कम सीटें ले लीजिए, इस प्रकार करके बंटवारा करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा मजबूती से कदम बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, फैसले करने पड़ेंगे। यह विजय का मूल मंत्र है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ब्यूरोक्रेसी से भी लड़ना है। ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और एक विरोधी भी है। आप सभी को ब्यूरोक्रेसी को जवाब नहीं देना है, ब्यूरोक्रेसी का सम्मान करिए या उम्मीद करिए कि ब्यूरोक्रेसी आप सभी के समर्थन के लिए कार्य करे। ब्यूरोक्रेसी भी आपका समर्थन तब तक नहीं कर सकती है जब आप माहौल बनाने के में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अगर आप माहौल बनाने में सक्षम हो गए तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप ही आपका समर्थन करेगी और चुनाव में धांधली नहीं होने देगी। पुलिस प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी मजबूर है। अगर माहौल बीजेपी के पक्ष में देखेगी तो पुलिस प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी बीजेपी को ही समर्थन करेगी, आपको समर्थन नहीं करेगी। इसलिए माहौल टाइट रखिए। इसके अलावा अगर एसआईआर के मुद्दे पर समस्याएं उठ रही हैं, एसआईआर में चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ कर रहा है, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने विभिन्न बड़े विश्वविद्यालयों के कुल अधिकारियों, प्रोफेसरों, जजों, जो भी समाजवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, कांग्रेसी विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनके साथ मिलकर यूएन को एक पत्र लिखिए। यूनाइटेड नेशन जवाब मांग रहा है, उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशन इस पर पूर्ण जवाब मांगेगा, विश्व लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य करेगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, यह सभी को ज्ञात है। तो एसआईआर के मुद्दे पर इस प्रकार से कार्य करने का प्रयास करें। उसके पश्चात अगर धार्मिक नीतियों की बात किया जाए तो धार्मिक नीतियां जिस प्रकार बीजेपी और संघ परिवार की हैं उसी प्रकार रखिए, यही आज की आवश्यकता है। आप सभी बहुत गौर से संघ परिवार और बीजेपी की नीतियां को समझ चुके हैं कि किस प्रकार की उसकी नीतियां तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की है। आप सभी उन सभी नीतियों का पालन करिए, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है, लोहे को कागज से नहीं काटा जा सकता है। आप सभी उन लोगों की सच्चाई जन जन तक लेकर जाएं, लेकिन आपका मार्ग वही होना चाहिए जो लोहे को लोहे से काट सकता है। आप सभी हमारे वक्तव्यों को अच्छे से समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, और मिलजुल कर, संगठित होकर, समन्वय स्थापित होकर आप सभी चुनाव लड़ने का प्रयास करिए। तो उम्मीद है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भारी हार का सामना करेगी। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़े अंतर से हराना संभव है, अगर मन में विश्वास होगा, कार्यशैली में विश्वास होगा, जन जन तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य को समझते हुए मजबूती से कार्य करें। आज का विषय यही समाप्त होता है। नमस्कार।